बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है सोनू यादव। ये हैं दामोह मध्य प्रदेश से। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। 87 उनका डेट ऑफ बर्थ है और धनु लग्न की कुंडली लेकर के बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, धनु लग्न के हैं तो जीवन में धर्म रहता है। और सबसे एक अच्छी बात यह भी होती है कि कहूँ तो व्यक्ति थोड़ा हठी जिद्दी होता है पर गलत और निंदनीय नहीं होता। इनका जन्म श्रावण माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो सुख और दुख में हमेशा एक जैसा रहने वाला है। आषाढ़ और श्रावण का प्रभाव, दक्षिणायन में जन्मे होने से आज दिन भर मैंने इतनी बकबक करी है ना कि गला बैठ गया है। दक्षिणायन में जो है वो जन्मे होने के कारण व्यक्ति का आत्मबल थोड़ा कमजोर होता है, पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, व्यक्ति साहसी ज्यादा हो जाता है और शुभता और शुभ ग्रहों के प्रभाव में कमजोरी और शुभ लक्षण थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। जहां व्यक्ति के पिता के साथ कमजोरी होती है, संबंधों में खट्टा मीठापन देखने को मिलता है, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होता है, दाम्पत्य जीवन थोड़े से उहापोह वाली स्थिति में होता है, जीवन में सारी चीजें थोड़ी देर से मिलती हैं, मुश्किलें भी जीवन में आती हैं, परेशानियां भी थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाती हैं। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण विचारों के उत्पादन की क्षमता और विचारों में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाने का प्रभाव या उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा ऐसा होता है। कृष्ण, आज आप अपनी कुंडली में भी ये सब चीजें मिलाते चलना चाहिए। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं, इस वजह से यहाँ पे चंद्रमा शुभग होंगे और व्यक्ति के जीवन को संतुलित करने का और इनकम देने का काम करते हैं। अगर वो व्यक्ति धन कमाने पे अगर फोकस उसका रहा तो निस्संदेह उसको धन की समस्या नहीं होती है। मंगलवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति उग्र है, व्यग्र है, चिंता से ग्रसित है और बहुत ज्यादा बोलने वाला या फिर थोड़ा सा मतलब संयमित जीवन नहीं जीता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुभाषी है, दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने वाला भी है और कई बार अपने काम में हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं होता है। मजाक दूसरे से कर लेगा पर खुद पे जब वो बात आती है तो थोड़ा सा उसमें उसे बुरा लग जाता है। ये बात होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के बारे में मैंने चर्चा करी। शतभिखा नक्षत्र सौभाग्य योग, ये दोनों बहुत अच्छे, जहां व्यक्ति बहुमुखी और बहुआयामी प्रवृत्ति को धारण करने वाला और कुछ भी करने से पहले कई बार सोचता नहीं है, उसका मन बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल खुला होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ये चीजें व्यक्ति को राजसिक और तामसिक बनाती है। मतलब जीवन में सात्विक तत्वों की कमजोरी हो सकती है। व्यक्ति थोड़ा चहलकदमी करने वाला, उटपटांग हरकतें और उटपटांग चीजें भोजन में ग्रहण करने वाला, शुद्ध भोजन करने की स्थिति बहुत आवश्यक है और मैं समझता हूं कि व्यक्ति को थोड़ा सा संतुलित भी रहने की आवश्यकता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति मेहनती, हठी, जिद्दी, गुस्सैल, उग्र, चिंता करने वाला, ईर्ष्यालु, झगड़ालू प्रवृत्ति को पालन करने वाला या रखने वाला, साथ ही साथ दूसरों के काम में उंगली करने वाला होता है। ये सब चीजें हैं, पर इस कुंडली में अच्छी बात यह है कि चंद्रमा आपके ठीक है। दूसरे नंबर पे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में आप मेहनती हो और साहसी भी हैं। सिक्स सेंस आपका जागृत है, इस वजह से भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको पहले से आभास हो जाती हैं और कई बार तो उसे बोल भी देता है व्यक्ति, किसी दूसरे को भी बोल दे तो पता चल जाता है। ये पंचांग अच्छा कहा जाएगा, पर इसमें कमजोरी ये होगी कि व्यक्ति के अंदर सात्विकता की कमजोरी है या सात्विक लक्षणों का प्रभाव कमजोर देख रहा हूं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अभी संतुलन की कमजोरी है, व्यक्ति अभी भी क्रोध कर लेता है, अभी भी जल्दबाजी में रहता है, अभी भी दूसरों को देख करके ईर्ष्या कर लेता है, जलन की बदबू है, प्रभाव को बनाना चाहता है, भौतिकीय लक्षण उसमें ज्यादा दिख रहे हैं और साथ ही साथ जीवन में धर्म को और भी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस कर रहा हूं। ये कुंडली धनु लग्न की, मतलब धर्म भाव में जो राशि बनती है वो लग्न में बन गई। इसका मतलब है कि धर्म हो गया जीवन में। लग्न जो है वो संपूर्ण है, मतलब लग्न के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कुछ तो ऋषि, गर्ग आदि ऋषि और च्यवन यवन आदि जितने भी ऋषि महर्षि हैं पूज्य, जो हमारे गुरुदेव जी भी यही बोलते थे कि लग्न के अतिरिक्त तो कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कल के कार्यक्रम में या शाम को आपको जो कार्यक्रम मिलेगा उसमें मैंने चंद्रमा की महत्ता के बारे में चर्चा करी है। शाम का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। चंद्रमा महत्वपूर्ण है, पर कुछ विशेष ग्रंथ और कुछ विशेष ऋषि गण जो हैं वो सिर्फ लग्न के बल को मजबूत करते हैं और चंद्रमा बीज है निस्संदेह। कुंडली में जितने भी चक्र होते हैं, जैसे जितने भी चक्र बनाए गए हैं, जैसे D1 चार्ट है, D7 चार्ट है, D9 चार्ट है, D4 चार्ट है, D2 चार्ट है, जितने भी चार्ट है उनमें नवांश कुंडली को बीज कुंडली कहा गया है और चंद्रमा को बीज सदृश कहा गया है ग्रहों में।
लेकिन इन सब को एक तरफ किनारे करके हम अगर लग्न को बली बना लेते हैं, और हमारा अगर लग्न बली है तो कुंडली के सारे कितने भी ग्रह अगर कमजोर हो जाते हैं तो भी लग्न ठीक हो जाते हैं। ये मानने और समझने की बात है। तो लग्न के अधिपति लग्न को बली बना रहे हैं, इस वजह से जातक का व्यक्तित्व, जातक का स्वास्थ्य, जातक का स्वभाव, जातक की उत्कृष्टता, जातक की आयु, जातक का प्रभाव, जातक का संपन्न होना, ये सब उसके पास उसके फेवर में होगा। पर यहाँ पे अकेले बैठकर के व्यक्ति को कई बार संतान से कष्ट, इन्होंने कुछ लिखा है संतान के बारे में, मैं थोड़ा देखता हूं क्या लिखा है कि 2 पुत्र हैं। यही बात मैं कहने वाला था, वही मैंने देखा यहीं पे, यही बात 2 पुत्र हैं उनके बारे में। यहाँ पे मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था, जिस पे मैंने ही सर्वप्रथम, इस पे आपको कहीं कोई और कार्यक्रम नहीं मिला होगा, मैंने पंचम भाव के गुरु के बारे में चर्चा करी थी। इसका क्रेडिट मुझे जाता है, बच्चे की तरह मैं ये बात कर रहा हूँ। पर पंचम भाव के गुरु के बारे में मैंने कई कुंडलियों पे ये बात घटित होते देखी थी कि पंचम भाव के गुरु या तो एक संतति देते हैं, मतलब एक तरीके की संतति देते हैं, या तो लड़का हो खाली या तो खाली लड़की हो, और उनके साथ कई बार मतभेद बनते रहते हैं। इस वजह से उसको आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज्यादा उनके प्रभावों को और बहुत ज्यादा उनपे हस्तक्षेप मत करिएगा, उनको स्वतंत्र रहने दीजिएगा। आप उनपे बहुत ज्यादा बागडोर अपनी मतलब लगाम लगा करके मत रखिएगा। आप संतुलित नहीं है, अपने दिमाग को शांत करिए। और बहुत ज्यादा सोचते हैं, ये राहु का यहाँ बैठना ठीक नहीं है, ये आपको कोर्ट केस आदि में घसीट करके लेके जाएगा और कई बार आपको सरकार से नुकसान करेगा, क्योंकि राहु सूर्य से केंद्र में है। सूर्य बुध और शुक्र का यहाँ बैठना दाम्पत्य में स्थिति ठीक होता है, पर एक बात और भी है कि यहाँ पे बुध और शुक्र भी साथ में बैठे हैं तो दाम्पत्य खराब नहीं है, ठीक है, परंतु यहाँ पे तीनों ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम कई बार कमजोर हो जाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति का कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है, या फिर वो उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाता है। एक बात और भी, यहाँ पे जो सूर्य है वो भाग्य भाव के अधिपति हैं, बुध जो है वो जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति, और शुक्र जो है वो छठे के अधिपति, यानी कि भाग्य, दशम और छठे भाव के अधिपति, इन सबका एक साथ आना। और धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य कारक होते हैं, गुरु कारक होते हैं और मंगल कारक होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंगल और सूर्य होते हैं, तीसरे नंबर पे गुरु आते हैं। धनु लग्न की कुंडली के लिए एक संख्या बहुत अच्छी होगी, और सिंह लग्न सिंह राशि, मेष लग्न मेष राशि, और साथ ही साथ तुला लग्न तुला राशियां अच्छी होती हैं। गुरुवार का दिन अच्छा हो सकता है आपकी कुंडली के लिए, उत्तर दिशा बहुत अच्छी होगी या पूर्व दिशा की तरफ जा सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली के आधार पर, मैं जो बात देख रहा हूं उसके आधार पर आप पश्चिम दिशा की तरफ जा सकते हैं। तो ये सब चीजें बनती हैं। पर इस कुंडली को समझिए, ये जो स्थिति बनी है ना इस कुंडली की, ये राहु और केतु वाली, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, ये ठीक नहीं है। मैं इस कुंडली के लिए ये ठीक नहीं कहता, और यही चीज आपको बिगाड़ रही है, या फिर आपके मन को असंतुलित, या घर में कई बार कलह का वातावरण, या घर में कई बार व्यक्ति एकाकी हो जाता है, अकेलापन, या सिर्फ अपनी बात कहने वाला हो जाता है, सुनता नहीं है। तो पहले तो अपने अंदर इस बात को बदलने की आवश्यकता होगी कि आप सुनने ही लगो। ये बात कमजोर हो रही है कि आप सुनते नहीं। दूसरी बात, धन के अधिपति का 12वें में जाना और ज्येष्ठा नक्षत्र में होकर के 21 डिग्री पे वक्री होना, ये बात जो है वो जन्म कुंडली में धन के व्यय को दिखाती ही है, साथ में व्यक्ति को नेत्र से संबंधित समस्या, और कई बार व्यक्ति को मलिन बना देता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ ले सकते हैं कि धन सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके खर्च करे व्यक्ति, थोड़ा स्वार्थी हो जाए या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है कभी कभी, ऐसी भी स्थितियां देखते हैं। और चिंता हमेशा कुछ ना कुछ करता रहे, क्योंकि सूर्य लग्न को देख रहे हैं, लग्न के अधिपति पंचम में, तो व्यक्ति कृतज्ञ है। स्वार्थी तो यहां से शनि की दशा में बढ़ रही है बात, लेकिन गुरु की दशा में व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता बढ़ेगी। और शनि जो है वो वक्री हुए हैं, जिस डिग्री पे वो संपूर्ण फल यहीं के कर रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो कई बार वात जनित बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकता है, हड्डियों का दर्द उसके जीवन में शामिल रह सकता है। शनि इस कुंडली में सामान्य परिणाम करते हैं। पराक्रम भाव के अधिपति का 12वें जाना, और मंगल जो है वो जन्म कुंडली में नीच के, इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मिल जाती हैं चीजें, क्योंकि चंद्रमा जैसा शुभग्रह अष्टम का अधिपति विपरीत राजयोग बना रहा है, और भाग्य को देखने के कारण व्यक्ति कई बार आसानी से धर्म का पालन करता है, पर कट्टर धार्मिक हो जाता है कई बार बहुत ज्यादा, और कई बार बहुत ही ज्यादा तिकड़मी भी हो जाता है। लेकिन तीसरे भाव के चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला और खड़े लाठी मारने वाला बना देते हैं। उसको पता नहीं चलता कि कहाँ कर रहा हूं बात, कई बार बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, और कई बार ये चीजें गड़बड़ करती हैं। जहां व्यक्ति में जुझारू प्रवृत्ति हो जाती है, खरी सुनने वाला और खरी बोलने वाला बना देते हैं। व्यक्ति कभी भी किसी को मनाने या चिरौरी करने में विश्वास नहीं करता है, जो भी बात है स्पष्ट बोलना चाहता है। तो ये चंद्रमा की कुंभ राशि के कारण अलग तरीके का दार्शनिक प्रभाव भी रहेगा। राशि के अधिपति शनि जो है वो इस राशि से केंद्र में गए हैं, यह अच्छी बात होती है। इस चंद्रमा से
मंगल का षडाष्टक में जाना ये चंद्रमा और मंगल की दशाओं को कमजोर करेगा। इस चंद्रमा से गुरु का तृतीय एकादशवें में जाना व्यक्ति को जिद्दी और हठी बनाएगा। इस चंद्रमा से पंचमस्थ जाकर के बुध शुक्र और शनि का एक बुध सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना जातक को दाम्पत्य में लाभ की स्थिति में ले जाकर के रखने वाला और पत्नी के साथ संतुलित होकर के प्रेम करने वाला बना देता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का पंचम में जाना और किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। और यहाँ पे आप जरा गौर करें तो राहु बैठे हैं। चतुर्थ स्थान में राहु, घर में कलह और कलह का वातावरण। व्यक्ति को घर की सफाई खुद से करनी चाहिए जिस कमरे में सोते हैं, और साथ ही साथ वास्तु देवता की पूजा करनी चाहिए, और उसके बाद गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, और हो सके तो अपने पूर्वजों को और अपने पितरों को अर्घ देना चाहिए। अमावस्या के दिन उनके नाम पर कुछ भोजन आदि का दान करना चाहिए। क्लियर है? मन को शांत रखने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ने का प्रयास मत करिए, थोड़े से केयरफुल या लेट गो वाली बात फॉलो कर लेनी चाहिए। पंचम स्थान राहु जो यहाँ पे बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं। ये थोड़े से कमजोर भी होंगे। वस्तुतः एक बात बता दूं, राहु जो है वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठे हैं? तुला के। ये थोड़े संतुलित हो रहे हैं। यहाँ पे बुध और चंद्रमा और गुरु का केंद्र में होना ये सबसे अच्छी बात हो रही है। यहाँ गुरु का बैठना, यहाँ पे इसका असर व्यक्ति के जीवन में मंत्र है, जप है, पूजा है, पाठ है, मोक्ष की गति है। 12वें भाव में शनि इस बात की गति को और बढ़ा रहे हैं। उस पर राहु केतु का प्रभाव तो नहीं है, पर राहु की दृष्टि है। इस वजह से उलझने से बचिएगा, दूसरों से बहुत ज्यादा झगड़ा मत करिएगा। आप कई बार दुश्मन बना लेते हैं बोल करके। शुक्र का उच्च का होना, यहाँ पे शुक्र जो है वो मिथुन राशि के और यहाँ पे उच्च के हो रहे हैं, जो कि लग्नेश है। ये प्रेम और संतुलन, साथ ही साथ भौतिकीय सुख और सौंदर्य की प्रवृत्ति देते हैं, सौंदर्यशाली, और व्यक्ति बड़ा ही स्टाइलिश होता है। पंचम भाव में गुरु जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में अकेले बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र के, जिसका नक्षत्र का अधिपति केतु जन्म कुंडली में दशम स्थान में। व्यक्ति को कम पैसों पे नौकरी करने वाला लेकिन अनुभवी बना देते हैं। उसके अनुभवों का कई बार संग्रह करता वो व्यक्ति स्वयं ही नहीं हो पाता। ये कई बार बार वही गलती दोहराते रहता है और पुत्र के साथ कई बार दूरी बन जाती है। वैचारिक मतभेद की स्थिति में मत जाइएगा, उसके साथ संबंध अच्छे रखिएगा, और उसको लेकर के किसी भी तरीके से मानसिक भ्रम में नहीं रहना है कि मेरा बेटा ये कर लेगा, मेरा बेटा मेरे पीठ पीछे ये कर रहा है। उस पर किसी भी तरीके का संदेह मत करिएगा, ये अंदर की बात है। छठे भाव के अधिपति का सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना, ऋण से दूरी, बहुत ज्यादा लेन देन नहीं, व्यापार में बहुत ज्यादा ऋण किसी को मत दीजिएगा, खास करके शुक्र की दशा में और राहु की दशा में। साथ ही साथ शनि की इस पे दृष्टि पड़ रही है, ये बहुत अच्छी बात होगी आपके शत्रुओं से और आपके विपरीत परिस्थिति में आपके साहस, और आपको कई बार शनि की दशा में यहाँ पे आप आलसी भी होंगे। लेकिन यहाँ पे शुक्र के साथ बुध का बैठना, सप्तमेश और छठे भाव के अधिपति का भाग्य भाव के अधिपति के साथ भाग्य को देखने के बारे में, तो यहाँ पे व्यक्ति के पैतृक संपत्ति का लाभ, नौकरी का लाभ भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति भी जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो लग्न को देख रहे हैं, और वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो लग्नेश होते हैं। तो लग्न के अधिपति का लग्न को देखना ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? यहाँ पे अगर आप देखें तो गुरु जो बैठे थे, मैंने बात बताई, व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखने वाला, लेकिन मंत्र जप की स्तुति बहुत अच्छी है। व्यक्ति पूर्व जन्म में भी किसी को सताया नहीं था, अभी भी किसी को सताना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ जब उसके पीछे कोई पड़ जाता है या जब किसी को वो परेशान करने के लिए तुल जाता है तो उसको छोड़ता नहीं है। ये शनि ऐसा करवा सकते हैं। व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सत्य बोलता है, लेकिन कड़वा बोल देता है। इस बात को आपको संभालने की आवश्यकता है। बुध वहां पे आर्द्रा में 13 डिग्री के, व्यक्ति को नशों से संबंधित समस्या या रोग होते देख रहा हूं। शुक्र वहां पे 16 डिग्री के बिल्कुल बढ़िया, और सूर्य वहां पे 27 डिग्री के थोड़े कमजोर। वहां पे पुनर्वसु नक्षत्र में व्यक्ति में धार्मिकता, शुक्र आर्द्रा में व्यक्ति में काम और कामुक प्रवृत्ति, साथ ही साथ उसके ठीक सामने मतलब ठीक अगले घर में नीच के मंगल, ससुराल से संबंध सामान्य रहते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। ये पत्नी जो होती हैं वो थोड़ी खर्चीली भी हो सकती हैं, या उनके साथ कभी कभी डिसबैलेंस होने की स्थिति भी देख रहा हूं, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति सप्तम में बैठे हैं। यहाँ विषम संख्या की राशि बनी है, यहाँ सूर्य बैठे हैं जो कड़क होते हैं, और यहाँ पे वस्तुतः उन्होंने अस्त तो नहीं किया है, लेकिन हाँ सूर्य की डिग्री जो है वो 27 डिग्री की है और मंगल 11 डिग्री के, तो मंगल अस्त हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में कि मंगल अस्त यानी कि कौन? पराक्रम का कारक अस्त हुआ। मंगल कौन है? भाग्य पंचमेश अस्त हो गए, 12वें के अधिपति अस्त हो गए। इसका मतलब है कि व्यक्ति के एजुकेशन में और व्यक्ति के जीवन में प्रेम की कमजोरी देखी जा रही है, या कई बार उसमें बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का बल भी थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि जहां वो बैठे हैं उसके अधिपति नीच के हैं, उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट, और साथ ही साथ इस कुंडली का पंचमेश अगर अस्त हो जाएगा तो संतान से संबंधित कई बार कष्ट होता है। आपको इस पे बैलेंस करना होगा। ठीक करने का उपाय, उन लोगों पे भरोसा रखिए, उनके साथ मित्रवत होइए और उनके साथ बिल्कुल ही सामान्य संबंध रखिए। बिल्कुल भी ये चीज ठीक नहीं है।
सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में आपको नैतिक तत्व, व्यक्ति गलत और निंदनीय नहीं है, कभी भी समाज में उत्कृष्ट लेवल पे ही जाकर के अपना प्रभाव बनाता है। हाँ, ये बात है कि उसके दिमाग में कई बार चीजें छोटी-छोटी बहुत घर कर जाती हैं। आप बहुत ज्यादा विचार ना करिए किसी भी बात पे। मैंने ये बात भाई बार-बार कही है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ठीक नहीं बैठे हैं, बैठे ठीक हैं भाव के आधार पर राशि कुंभ की है, दोनों तरीके से ठीक है, पर इसके अधिपति जो है वो थोड़े कमजोर से बैठ रहे हैं। इस कुंडली में शनि को भी कमजोरी मिल रही है और गुरु को भी कमजोरी मिल रही है, एकमात्र मंगल के कमजोर हो जाने से। इस वजह से यहाँ पे आपको बजरंगबली की पूजा और भगवान नारायण की उपासना, एकादशी का व्रत भी कर लेना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल को मैं थोड़े से कमजोर देख रहा हूँ। यहाँ पे मंगल की दृष्टि थोड़ी अच्छी नहीं है, जो लाभ को कमजोर कर रही है। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन नीच का है, इस वजह से पराक्रम का परिणाम देर से दे सकता है। महीने में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अत्यधिक संख्या में किया करिए, 108 बार संभव हो तो। ये बात यहां तक रही। अगर छठे भाव के बारे में के बाद 7वें और 8वें में चर्चा करते हैं तो मंगल का नीच का होना, पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति शनि जो है वो ज्येष्ठा में बैठ करके आपको बुद्धिमान तो बना रहे हैं, पर साथ ही साथ व्यक्ति को निर्वैरी और निर्मोही और साथ ही साथ कई बार निर्मम या निर्दयी बना रहे हैं। लेकिन ये बात है कि व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही कारगर होता है अपने व्यवसाय को लेकर के, बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होता है अपने स्वभाव को लेकर के, और बहुत ही ज्यादा कार्मिक होता है अपने काम को लेकर के। मंगल यहाँ पे नीच के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धर्म थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, और व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति बनती जा रही है। कई बार व्यक्ति को पत्नी के क्षेत्र से भी विपरीत परिस्थिति का निर्माण होते देख रहा हूं, पत्नी या ससुराल के क्षेत्र से, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर के। उनसे कमजोरी तो नहीं है, पर यहाँ के अधिपति जो है वो 12वें हैं और यहाँ के अधिपति भी नीच के हैं, इस वजह से कई बार मंगल यहाँ पे कमजोरी का परिणाम कर रहे हैं। हनुमान जी की पूजा और आराधना आवश्यक होगी। इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का लग्न को देखना और लेकिन छठे भाव के अधिपति के साथ जाना व्यक्ति को नौकरी रखने वाला, नौकरी भी व्यक्ति चाहे तो कर सकता था। वैसे धनु लग्न की कुंडलियां बड़ी श्रेष्ठ होती हैं धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, पूजा के मामले में, पाठ के मामले में, मंत्र के मामले में, अध्यात्म के मामले में, दार्शनिकता के मामले में, सत्य के मामले में, ज्ञान के मामले में, पारंगत होने के मामले में, सूक्ष्म अन्वेषण करने के मामले में, बुद्धिमत्ता के मामले में, ज्ञान चक्षु उनकी बहुत ही दिव्य होती है इस मामले में, किसी भी चीज को समझने के मामले में, बैलेंस बनाने के मामले में, व्यक्ति को सबको एक साथ लेकर के चलने के मामले में, बिल्कुल ही उदार मना होने के मामले में, ये सारी चीजें धनु लग्न वालों में बहुत अच्छे तरीके से पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो अष्टम स्थिति बन रही है वो थोड़ी कमजोर है, यानी कि पंचम भाव कमजोर हो रहा है, तो पंचमेश कमजोर और उससे पंचम में शनि, तो पापग्रह पंचम गया तो ये ठीक नहीं। इससे तृतीयस्थ केतु बैठे तो थोड़ी सी इसकी नाक बच रही है, लेकिन फिर भी वो जो है वो क्षेत्र थोड़ा कमजोर जरूर हो रहा है। भाग्य भाव के अधिपति के बारे में मैंने चर्चा करी। व्यक्ति के पास भाग्य है, बल है। नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में भी सूर्य है, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति दशमांश कुंडली की बन रही है। कर्म क्षेत्र प्रभावित नहीं है, क्योंकि भाग्य के अधिपति का दशम में आना, यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में केंद्र में आना और यहाँ के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में जाना बहुत बढ़िया। इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में अभी भी शनि की दशा चल रही है। दम भर कमाइए और दम भर खाइए, क्योंकि 2029 के बाद आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र और भी ज्यादा देने वाला है। चीजें ठीक है, खराब नहीं है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शनि स्वग्रही हो जा रहे हैं और गुरु की दृष्टि जा रही है। एक शुभ ग्रह तो देखिए ना, कम से कम यहाँ के अधिपति यहीं बैठे चंद्रमा बुध आपको व्यवसायिक नेचर का बना रहे हैं। कहीं बहुत ज्यादा व्यवसायिक तो नहीं हो गए हैं आप? हाँ, क्योंकि कई बार व्यक्ति बाहर का काम घर पे लेके आ जाता है, ये बात भी देखना होगा। ये स्थिति दशम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, व्यक्ति शुरू से ही अपने बल पर काम करना चाहता है, स्वाभिमानी है, महत्वाकांक्षा बहुत आला दर्जे की है, ऊंचे दर्जे की है। बुध की दशा अच्छी जाएगी, शनि की दशा भी अभी जो शेष बची है वो अच्छी जाएगी, पर अब धनु लग्न के हैं और अभी गोचर में जो स्थिति बन रही है वो राशि के आधार पर अगर गौर करें तो कुंभ राशि में शनि का आगमन भी होने वाला है थोड़ी दिन में, और गुरु भी जो है वो आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्थिति है वो चंद्रमा, शनि और गुरु, ये तीनों जब एक साथ होंगे तो एक साथ कई चीजें बढ़ेंगी। जहां व्यक्ति गंभीर होगा, जहां व्यक्ति का काम पे फोकस बढ़ेगा, जहां व्यक्ति की पत्नी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर हो सकता है, जहां व्यक्ति के मन में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनेगी, पर हाँ व्यक्ति जो है वो कई बार किसी चीज का एडिक्शन भी उसको लग सकता है। जैसे कुछ भी, कोई भी चीज जिसके आप आदतन आप में वो शामिल हो जाए, तो ये चीज मत करिएगा। किसी एक चीज का गुलाम व्यक्ति बन सकता है इन दशाओं में, इस वजह से। पर गुरु का प्रभाव आपके लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। एकादशवें भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये भाग्य भाव के अधिपति के सदृश जोड़ करके, मतलब लाभ के अधिपति और भाग्य के अधिपति का एक साथ आना, ये बहुत अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में सौभाग्यशाली, महाभाग्यशाली, महाधनी योग। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना, ये धन का व्यय करना और कई बार झगड़ा फसाद लड़ाई वगैरह में भी करना, और मानसिक कई बार कमजोरी दिख रही है।
शनि की दृष्टि यहाँ के लिए ठीक है, यहाँ के लिए सामान्य है, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी नहीं है। इस वजह से धर्म में और भाग्य में वो रुकावट डाल सकते हैं। तो अभी शनि की दशा में हनुमान चालीसा का पाठ आपको बिल्कुल करते रहना चाहिए। बाकी की चीजों में अगर मैं कहूं तो ये कुंडली बिल्कुल ही बैलेंस्ड है इस मामले में कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में षडबल में ठीक हो रहे हैं। गौर से समझिए। तो लग्न के अधिपति का पंचम में जाना ये कृतज्ञता, और धन के अधिपति का 12वें में जाना धन का व्यय, तीसरे भाव में चंद्रमा का देखना बैठना व्यक्ति को स्पष्टवादी बना दे, चतुर्थ स्थान में राहु का बैठना व्यक्ति चिंतित रहता है, ऊपर से सूर्य भी लग्न को देख लेते हैं तो इस वजह से भी दांत का रोग, और कई बार व्यक्ति को आलस्य भी आता है, और कई बार व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहे, व्यय अपने ऊपर ही करना चाहे, दूसरों के ऊपर करना ही ना चाहे, ऐसी स्थितियां बनती है। ठीक है। पुत्र के साथ संबंध मैंने बताया, उनके साथ बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं रहना है। दाम्पत्य में आप और भी निकट आ सकते हैं, उसकी स्थिति है। शनि की दशा को धर्म की दशा कही जाती है। जितना ज्यादा हो सके धर्म करिए, दान करिए, किसी ब्राह्मण को प्रत्येक महीने जरूर ही कुछ दिया करिए। विशेषतः अगर हो सके तो अपने घर में एकादशी का व्रत जरूर उठा लीजिए, और एकादशी के दिन जरूर कुछ अन्नदान वगैरह जरूर कर दिया करिए द्वादशी के पारण के समय। उसके बाद मैं बताता हूं, इस कुंडली में बजरंगबली की उपासना और सूर्य का रत्न या फिर गुरु का रत्न आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु भी यहाँ भी ठीक ही बन रहे हैं, यहाँ भी ठीक है, और सूर्य भी अगर इस स्थिति में देखता हूं तो यहाँ भी ठीक हो रहे हैं, यहाँ भी सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में ठीक बन रहे हैं। पर मैं सबसे ज्यादा जिस अभी की अवस्था के हिसाब से, आपने पता नहीं कोई रत्न वगैरह पहना है कि नहीं पहना है, पर मैं इस कुंडली में गुरु का रत्न सबसे ज्यादा धारण करना अच्छा मानता हूँ। ये बात इतनी सी बनती है। अब गुरु के बाद, शनि के बाद बुध। अभी एक बात बता देता हूं, 2023 के 10वें महीने से लेकर के 2026 के 8वें महीने तक सावधान रहने की पारी है। धन को लेकर के, माता को लेकर के, पिता को लेकर के, पत्नी को लेकर के, पुत्र को लेकर के, अपने आप स्वास्थ्य को लेकर के, ये दशाएं। इस दौरान अगर हो सके तो आप 2029 तक फिलहाल एक लाजवर्त भी धारण कर सकते हैं इस हाथ में, और गुरु का रत्न इस हाथ में, इस उंगली में, इस उंगली में। क्लियर है? इस कुंडली की बात अगर और भी मैं थोड़ी सी कहूं, इस व्यक्ति का मन परेशान है, और वो बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि चंद्रमा और गुरु जो है वो आपको सुनने नहीं देते। आप सुनते नहीं हो किसी की, क्या जिद्दी हो? ऐसा मत होइए, क्योंकि आपकी कुंडली में ये तीनों इस बात को प्रभावित करने लगेंगे। फिर आपका डेली बेसिस का इनकम और आपका जो सोशल लाइफ है वो प्रभावित होगा। दशम भाव में केतु बहुत अच्छे नहीं होते। राहु यहां अच्छे होते हैं, राहु यहां अच्छे होते हैं, राहु यहां अच्छे होते हैं, यहां अच्छे होते हैं, पर केतु यहां अच्छे नहीं होते, यहां अच्छे नहीं होते। और आपकी कुंडली में जरा देखिए, मंगल नीच के हैं। नवांश कुंडली में वही मंगल जो है वो यहां भी खराब जा रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं। यहां भी मंगल जो है वो नीचे की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ठीक नहीं होता। अपने जीवन में धन देने की गति को रोकिए, देना बंद करिए। अगर हो सके तो वसूली ज्यादा करिएगा। किस दशा में? राहु 2023 से के बाद किसी को देना बंद कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो कोई नया काम करने से खुद को रोक लीजिएगा। आपकी कुंडली में मोक्ष की स्थिति जो है वो अगर मैं कहूं तो ये पाना इतना आसान नहीं होता है। बड़े बड़े संत जो है वो ठटरी पे लाद के चले जाते हैं, और मोक्ष पता नहीं, ना मैंने देखा है और ना मेरी चक्षु उतनी तेज है कि मैं उसको समझ सकूं। पर हाँ, इतनी बात जरूर जानता हूं कि जितना ज्यादा धर्म, उतनी तीव्र गति से आपके जीवन में मंत्रों का जप, और उतनी तेज गति से आपके जीवन में परमात्मा के निकट जाने का द्वार खुलता है। उसको आपने कितना अपने अंदर रखा है। क्लियर है? ये बात इतनी बनती है। केतु हस्त नक्षत्र में है, आप इमोशनल ज्यादा हैं और कई बार दिल से ही ज्यादा सोच लेते हैं। इस कुंडली को और भी निकटता से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कुंडली लग्न के मामले में बहुत अच्छी है, लग्नेश के मामले में बहुत अच्छी है। सूर्य पे किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो राहु और केतु के मध्य में आ रहे हैं, इस वजह से आत्मबल की कमजोरी देखी जा सकती है। सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ बैठना सप्तम भाव में, ये ठीक नहीं होता है। कई बार व्यक्ति के जो आसपास के लोग होते हैं वो उनसे बैर करने लगते हैं, और खास करके शनि, मंगल, राहु, केतु की दशाओं में अपने धन, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने माता पिता, अपनी पत्नी को लेकर के व्यक्ति को सतर्क होना चाहिए। बाहर जाने से बचिए, यात्राएं कम करिए, किसी पे भरोसा ना करिए। जहर वगैरह कोई दे देगा तो उटपटांग हरकतें हो जाएंगी। किसी का दिया हुआ मत खाइए, और एडवेंचर ना करिए। पत्नी के ऊपर और पत्नी के साथ भरोसा और भी विकसित करने की आवश्यकता है। पत्नी के भाई,
आपके अपने भाई, आपके कजन जो ब्रदर हैं उन लोगों के को लेकर के अपनी पत्नी से दूर रहने का प्रयास करिए। इन लोगों पे भरोसा करना पत्नी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और साथ ही साथ अपने घर के बेटी और बहनों को लेकर के सुरक्षित रहिए, ये बात कह देता हूँ। सिंह वाले जानवर, चाकू, छुरी, कैंची आदि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कुत्ता, बिल्ली, सियार, सर्प इन सब चीज़ों से दूर रहिए। क्या मंत्र है वो मैं भूल रहा हूँ, हयग्रीवाय नमः। इस मंत्र का जप हमेशा करते रहिए, इस मंत्र का स्मरण हमेशा करते रहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब क्या है, शनि के बाद बुध आएंगे, बुध के बाद केतु, जीवन अंत है। पर मैं एक बात और कहता हूं, दशाओं के क्रम में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में थोड़ी सी बात बता ही देता हूं। चंद्रमा, शुक्र, मंगल, राहु, केतु और सूर्य, इनकी दशाएं सामान्य जाएंगी। इस दशा में आप स्मूथ जी लेंगे। बाकी गुरु, शनि और बुध की दशाएं आपके जीवन में माइलस्टोन साबित होंगी। इसमें फिर भी मेहनत बाकी रहेगी और व्यक्ति करेगा भी। मतलब धन कमाने के लिए शनि और बुध की दशाएं आपके लिए बिल्कुल आपका दरवाजा खोल करके बैठी हैं। कमा लीजिए जितना ज्यादा हो सके। बाकी ऑल इन ऑल में आप बहुत ज्यादा न्यायप्रिय हैं। आप बहुत ज्यादा जो है वो कई बार रूढ़ हो जाते हैं और आपके पास मन में कई बार बहुत ज्यादा खुद को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ठीक हूं, पर वो होते नहीं है। और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं। घर की जिम्मेदारी इसमें हाथ बटाने की आवश्यकता है। और एक बात और बता दूं, आप हैं पराक्रमी, आपको आपके पराक्रम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, पर निसंदेह वो थोड़ा कम परिणाम मिल रहा है। इस वजह से बजरंग बली की आराधना, बजरंग बली के मंदिर का दर्शन ये जरूरी है। अगर हो सके तो दान वगैरह की प्रभाव की स्तुति बढ़ा दीजिए। कुछ इतनी सी बात कर लेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।